वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमिस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हमने जो आज का टॉपिक लिया है फायर फाइटिंग्स एंड फायर रेसिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, आगिन शमन और आगिन प्रतिरोधी निर्माण। तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है और ये भी हमारा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले बात आती है फायर की। फायर मीन्स आगिन। जल की तरह आगिन लाभकारी रूप से के साथ साथ अपनी विनाशकारी रूप भी रखती है। जैसे जिस तरीके से हमारा पानी बहुत लाभदायक होता है और कभी कभी बाढ़ आने पर हमें नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर झेलना पड़ता है। उसी तरीके से आग भी क्या है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत घाटी भी है। जितना भी हम खाना बनाते हैं वो आग से बनाते हैं, और अगर कहीं आग हमारी बिना मर्जी के जल जाए तो वो एक विनाशकारी रूप भी ले लेती है। मानव अपने कुलदेवा के साथ साथ अग्नि देवता का स्मरण करने लगता है। बिल्डिंग में आग लगती रहती है और बिल्डिंग निर्माण मटेरियल के अतिरिक्त बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री अवश्य होती है जिसे आग आसानी से पकड़ लेती है। तो जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर हमारी आग कभी भी लग जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग बिल्डिंग के अंदर ऐसे मटेरियल रख देते हैं कि जो इनको आग आसानी से पकड़ लेती है। जैसे फर्नीचर हमारा है तो ऑलमोस्ट हम फर्नीचर जो यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं लकड़ी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और तो लकड़ी का फर्नीचर हमारा अगर है तो उसमें आग लगना एक आम बात है। थोड़ी असावधानी से आग भड़क उठती है और कुछ ही क्षणों में विकराल रूप धारण कर लेती है, बिल्डिंग को घेर लेती है और देखते देखते सब कुछ तबाह हो जाता है। अगर हमारे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसको बुझा पाना आसान नहीं होता, मगर फिर भी हम बहुत सारी फायर फाइटिंग वाली गाड़ियों को बुलाते हैं और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। सभी देशों में शहरीकरण बढ़ रहा है और औद्योगिक और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के कारण नगरों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिल्डिंग की किल्लत और उपलब्ध जगह की कमी के कारण अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगा है। और जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग मतलब जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और विकट हो गई हैं, सुविधा तथा सुख के लिए स्थापित लिफ्ट और एयर कंडीशनिंग आग को भड़काने और इसे अन्य तलों में पहुँचाने में सक्रिय भाग लेती हैं। आग की लपटें जो एक ही तल तक सीमित रहती हैं उन्हें सभी तलों तक कुछ ही क्षणों में पहुँचा देती हैं। बचाव के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और ऊपरी तलों के निवासी अधिक परेशान हो जाते हैं और जान बचाने के लिए छत की ओर भागते हैं। घबराहट के कारण ऊपरी फर्शों से छलांगे लगाते हैं और देखने में आया कि आग की लपटों से मनुष्य को इतनी क्षति नहीं पहुंचती जितनी इसके भय, घबराहट और धुएं के कारण नुकसान पहुंचता है। जैसे ही किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आग लगने से सपोज हमारे पास कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमारी आग लगी, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी बिल्डिंग हैं। तो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सपोज सेकंड वाली बिल्डिंग में आग लगती है तो इसका जो धुआं है तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब कोई इंसान थर्ड वाले फ्लोर पर अगर है तो वो और ऊपर भागना चाहेगा, और जैसे ही ऊपर भागेगा और धुआं यहाँ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से क्लास में। तो इतना नुकसान हमारा आग लगने से नहीं है जितना हम घबराहट के कारण बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। बिल्डिंग से कूदने के कारण हमारी ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
और आग अगर हम नहीं बुझा पाए तो आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि उसको जो ऊपर की बिल्डिंग में इतना धुआं पहुंच जाता है कि वहाँ के सभी लोग हर तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। बिल्डिंग निर्माण और साज सज्जा में प्रयुक्त की गई कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है कि जो 100% आगिन से और आगिन रोधक हो। जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल हम यूज़ नहीं कर पाते कि जो हमारी फायर प्रूफ हो। स्पष्ट है कि बिल्डिंग में होने वाले आगिन कांडों को पूर्णतः नहीं रोका जा सकता। अमेरिका जैसे उन्नत कहे जाने वाले देश में जो भवन निर्माण तकनीकी से में अन्य देशों से बहुत आगे हैं। असंख्यक एवं भयानक अग्निकांड हर वर्ष होते रहते हैं और भवनों में आग न लगने के स्थान पर आग लगने पर उसे तुरंत कंट्रोल में लाने के उपायों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। आग से भवन और इसे संग्रहित वस्तुओं को नाश होता है और मानव जीवन को अधिक हानि आग से उत्पन्न होने वाले धुएं और अन्य जानलेवा गैसों से होती है। धुएं के कारण जहां भाग निकलने के मार्ग अदृश्य हो जाते हैं और जहां जहरीले गैस मनुष्य के दम घोटने पर अक्सर होती है। चौकसी रखने पर अग्निकांड कम हो सकते हैं और आग लगते ही कार्यवाही करने पर आगे फैले विनाशकारी का रूप धारण करने में रोकी जा सकती है। बिल्डिंग मटेरियल जहां बिल्डिंग को विशालता और भव्यता प्रदान करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके खुश होता है, वहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर को आगिन के प्रकोप से बचाने के लिए इसका 10वां भाग भी इच्छा से खर्च नहीं करना चाहता। यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है। कहने का सेंस ये है कि हम बिल्डिंग में अच्छा से अच्छा पैसा लगाते हैं मगर हम उसका 10% भी पैसा बिल्डिंग को फायर प्रूफ यानी कि आगिन प्रतिरोधकता वाला नहीं बना पाते। बिल्डिंग की आग से सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए उदासीन रुख अपनाने से यह भवन का तो नाश करेगी, इससे साथ आगे फैलती हुई आसपास के बिल्डिंगों में अपनी लपेट में ले लेगी। आग लगने पर कुआं खोदने से कहीं बेहतर है पहले ही कुआं खोद कर रखना। आग लगने से कुआं खोदने से बेहतर है कि पहले ही कुआं, जैसे कि अगर आग लगी तो हम बड़े से बड़ा स्टेप उठा लेते हैं मगर हम पहले से ही बड़ा स्टेप नहीं ले पाते। तो जैसे मैंने बताया कई बार कि हमें अपनी बिल्डिंग का जो निर्माण कराना है एक तो हमें भूकंप रोधी हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए और ऐसे ही हमें आगिन रोधी भी बिल्डिंग बनानी चाहिए। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो हम बहुत गलतियां करते हैं बिल्डिंग बनाते समय, तो ये कुछ प्रिकॉशन होने चाहिए कि जो हमारी आगिन रोधी बिल्डिंग बने और भूकंप रोधी भी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिससे हमारी बिल्डिंग को बचाया जा सके। अब कहते हैं यहाँ पे बिल्डिंगों में आग लगने का कारण, केसेस ऑफ द फायर इन द बिल्डिंग, किस तरीके से किसी बिल्डिंग में आग लगती है। तो नंबर फर्स्ट इसने बोला है यहाँ पे नंबर फर्स्ट बोला है इसने यहाँ पे धूम्रपान करते हुए, यानी कि धूम्रपान करते हुए। नंबर फर्स्ट भवनों में आग लगने का कारण क्या, केसेस ऑफ द फायर इन द बिल्डिंग। नंबर फर्स्ट कि धूम्रपान करते हुए सिगरेट बीड़ी के जलते हुए टुकड़ों को लापरवाही से इधर उधर फेंक देना। जैसा कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो वो सिगरेट बीड़ी के टुकड़े इधर उधर डाल देता है, जिससे उस के कारण भी बिल्डिंग में आग लग सकती है। नंबर 2 बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगना। जो हम लाइट फिटिंग करते हैं तो लाइट फिटिंग में भी कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हमारे उस बिल्डिंग में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
नंबर थर्ड, तापन तथा खाना बनाने के उपकरणों से विशेष तौर पर रसोई गैस के लीक होने जाने पर जलती हुई आग पर ध्यान न रखना। छोटे बच्चों को जलती आग या माची तिल्ली में खेलते हुए आग भड़कने वाली सामग्री को असावधानी से उठाते रखना, यूज़ करना। जलते दीपक मोमबत्ती पर ध्यान न रखने पर कहावत है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लापरवाही, असावधानी और बेरभाव के कारण इन्हें बोला कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, अपनी जो पर्सनल जो उनकी औलाद है कि हमारे औलाद ने हमारा घर डूबा, इस घर में आग लग गई। तो ये कुछ मुहावरे हैं, कुछ कहावतें हैं। जैसे ही आप अच्छा काम करते हो तो यार घर को बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया, घर बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ बोला है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मोमबत्ती अगर जल रही है या हमारा कोई दीपक जल लिया है या कोई दिया जल लिया है, तो दीपक मीन्स को दीपक का नाम ले रहा मैं, दीपक मीन्स को दिया। तो दिया है, दिए से आग लग गई, तो ये कह रहा है कि अगर दिए से आग लग गई तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सिंपल सी बात है कि ये कुछ केस हैं जो आग लगने के रीज़न हो सकते हैं। आग भड़कने पर क्षति, लॉसेस ड्यू टू फायर ब्रेक। आग भड़कने पर क्षति, लॉसेस ड्यू टू फायर ब्रेक। आग की विनाशकारी शक्ति असीमित है। इसके द्वारा होने वाली क्षति इसकी तीव्रता व अवधि पर निर्भर करती है। भवनों में आग लगने पर निम्न प्रकार की क्षति हो सकती है। भवन वासियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर घर में आग लगती है तो घर में आग लगने से क्या है, भवन के लोग रहते हैं उसमें, उनको जीवन खतरे में आ जाता है। और विभिन्न में संग्रहित ज्वलनशील वस्तुओं को जलाकर नष्ट हो जाना, अन्य पदार्थों का ताप बिगाड़ अपनी समर्थ तथा रंग रूप खो देना, और भवन की लाभकारी आयु का घट जाना और समाप्त हो जाना, भयानक रूप धारण करके आग का समीप के क्षेत्र में फैल जाना। मानव शरीर 120 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान सह सकता है, मगर धुएं गाड़ इसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। और जैसे गैस सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती है, सामान्यतः वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, आग लगने पर यह 17% तक घट जाती है। जैसे ही आग लगती है तो ऑक्सीजन 17% तक घट जाती है, और 6% से कम ऑक्सीजन पर मानव जीवित नहीं रह सकता। 21% ऑक्सीजन है, अगर 6% से ऑक्सीजन कम रहेगी तो मानव जीवित नहीं रह सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि ऐसी गैसें हैं जो अधिक घातक होती हैं। आग लगने पर बचाव, प्रिकॉशन इन द केस ऑफ द फायर ब्रेक। आग लगने पर बचाव उपाय, प्रिकॉशन इन द केसेस ऑफ फायर ब्रेक। आग लगने पर घबराएं नहीं, मस्तिष्क व शरीर की शक्तियों से काम लेकर तुरंत सुरक्षा भी सोचें। आग लगने पर जितना शीघ्र हो सके वह स्थान छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अगर कमरे में धुआं भर गया है तो सीधा खड़ी होकर चलने की अपेक्षा घुटनों पर कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे क्षेत्र में दूर चले जाएं। आग बुझाने के लिए सुरक्षा कवच और सांस लेने के लिए उपकरण लेकर ही भीतर घुसना चाहिए। आगीन क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का यूज़ न करें। जब कहीं आग लग जाए तो कहीं ना कहीं लिफ्ट से हमें नहीं निकलना चाहिए। अधिक सुरक्षित होगा कि जीने के रास्ते जाएं। खिड़की की छलांग मत लगाएं, बल्कि सबसे ऊपरी छत पर जाने का प्रयास करें। जर्नल फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर बिल्डिंग। भवनों के लिए सामान्य आग की सुरक्षा आवश्यकताएं। भवन का निर्माण करते समय आग संबंधी अधिनियमों व IS कोड का सत्यापन का पालन करें।
आग लगने पर बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त सुरक्षित आगीन से निकास होना चाहिए। ये आवासीय भवनों में 22.5 मीटर और अन्य भवनों में 30 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। जीने और बरामदे की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनके बिना रोक टोक सीधा से खुल जा सके। बहुतली भवनों में एक जीना बाहर सड़क से सीधा ऊपर छत तक जाना चाहिए, जिसके कपाट बाहर खुले होने चाहिए। आग लगने पर लिफ्ट निकास मार्ग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें धुआं सबसे पहले भरता है। बाहरी दीवारों में कुछ खुला भाग दीवार के क्षेत्रफल के 3/4 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी दरवाजे खिड़कियों की चौखट और आगे से पदार्थ के बने होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डोर विंडो लगाते हैं और चौखट सब हमारे कैसे हों, आगिन प्रूफ होने चाहिए। आमने सामने के बिल्डिंग के मध्य में 9 मीटर की शुद्ध दूरी होनी चाहिए, यानी कह लें क्लियर स्पान 9 मीटर का होना चाहिए। कोई बिल्डिंग हमारे आमने सामने है तो उसका जो बीच का एरिया है वो 9 मीटर का होना चाहिए। प्रत्येक तल पर रेत पानी से भरी बाल्टी और आगिन समक उपयुक्त संख्या में लगाने चाहिए। ये उपकरण जीने के निकट और बिल्डिंग के मध्य भाग में उत्तम रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर बाल्टी भरी होती हैं रेते की, तो ज़्यादातर हमें ये बाल्टी रेते की भर कर रखनी चाहिए, ताकि कभी आग लग जाए तो हम रेत को उस आग के ऊपर डाल दें। प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टेंस, आगिन रोधन के सिद्धांत क्या क्या? आगिन रोधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फायर रेसिस्टेंस, आग रोधन के सिद्धांत निम्न। आग लगने से रोकना, सबसे पहले हमें चाहिए आग को रोकना। नंबर 2 आग लगने का पता लगाना, और नंबर 3 आग बुझाना या अग्निशमन। आग लगने से रोकना, फायर प्रिवेंशन, बिल्डिंग में आग लगने के कारण और तथा संभावना को समाप्त करने देने पर आगिन को प्रज्वलित होने से रोका जा सकता है। भवन निर्माण में ऐसी सामग्री का यूज करना चाहिए जो उत्तम आग्निरोधक हो। खाना बनाने की गैस, विद्युत फिटिंग, जलती मोमबत्ती, लाइटर, माचिस की तिल्ली पर विशेष नजर रखनी चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी इनसे खेलने नहीं देना चाहिए। विस्फोटक और आग पकड़ने वाली खतरनाक मटेरियल को विशेष तालाबंद कटोरियों में रखना चाहिए। सार्वजनिक बिल्डिंगों में, कार्यालयों में विद्युत हीटर का यूज में सावधानी रखनी चाहिए, और सभी धूम्रपान वर्जित होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हमें आग लगने से रोकना चाहिए। हमें जो भी आग लगने वाली चीज़ें हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी आगिन चीज़ से हमारे स्ट्रक्चर में आग ना लगे। नंबर 2, अगर आग लग गई है तो उसका पता लगा। आग लगने का यथाशीघ्र पता लगाना चाहिए, अन्यथा ये समय पाकर भयानक रूप धारण कर सकती है। कि आग कहाँ से लगी है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आग पर कंट्रोल पाना बड़ा आसान होता है, और बाद में दिक्कत आती है, और तब तक काफ़ी विनाश भी हो चुका होता है। अगर आग आंखों के समक्ष नहीं भड़की है तो धुआं निकलता देखकर ही आगिन के स्थान पर तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। आग का पता लगाते ही बिल्डिंग निवासियों को तुरंत उस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। ये सब आप जानते हैं। तो फायर डिटेक्टिंग इक्विपमेंट, आगिन सचेतक, आग का पता लगाने के लिए अब कई प्रकार के डिटेक्टिंग बनाए गए हैं जो ऊष्मा, धुआं या ज्वाला या गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें धुआं संवेदक अधिक प्रचलित है। यह तंत्र यह आग लगने पर उत्पन्न धुएं की प्रति संवेदनशील होता है, और धुएं के संपर्क में आते ही इसमें लगी खतरे की घंटी बजने लगती है। तो ये जो हमारा स्मोक सेंसर है, इसके जरिए क्या है कि धुआं आग लगते ही ये सेंसर इंडिकेट करेगा। आयनीकृत आयोनोसाइड कक्ष प्रकार का धुआं संवेदक। नंबर 2, प्रकाशीय प्रकार का धुआं संवेदक। प्रथम धुआं संवेदक में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य बहने वाले अल्प विद्युत धारा
धूल से प्रभावित होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक रिले पर संचालित हो जाता है और घंटी बजने लगती है। द्युतिक धुआं संवेदक में इसकी प्रकाश पुंज पर आग का धुआं प्रभाव पड़ता है और इसकी तीव्र प्रभावित होने पर घंटी बजने लगती है। धुआं संवेदक उपकरण उसी जगह पर संतोषजनक कार्य करते हैं जहां पर वातावरण में धुआं और धूलि का स्तर सामान्य से अधिक नहीं होता है। अन्यथा से उपकरण वातावरण में व्याप्त धुआं और धूलि से क्रियाशील भी होते हैं। फायर फाइटिंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। बिल्डिंग में आग लगने की सूचना भवन वासियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्निशमन विभाग को तुरंत देना चाहिए। अगर भवन में सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था है तो इससे आग लगने की सूचनाएं प्रसारित करने चाहिए। आग लगने से पहले 5 मिनट का समय विशेष तौर पर बड़े ही महत्व का तथा मूल्यवान होता है। घबराकर इधर उधर भागने के स्थान पर इस समय पर सूझबूझ तथा साहस से काम लेना चाहिए जब तक अग्निशमन दस्ता आता है। जीवित प्राणियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अग्निशमन कार्य के लिए निम्न उपकरण आग की सूचना देने वाले अलार्म, फायर अलार्म, मैनुअल फायर, इंटरनल फायर और रिजर्वायर। आग की सूचना देने वाले जो अलार्म है इनके जरिए भी हमें आग का पता लग सकता है। नंबर 2 ऑटोमेटिक अलार्म। नंबर 3 हाथों से बजाए जाने वाले अलार्म। ये हमारे सूचक होने चाहिए ताकि हम आग का पता लगा सकें। तो नंबर 2 है हस्तचलित अग्निशमन रेत तथा पानी से भरी बाल्टियाँ। देखो मैंने बोला था कि रेत और पानी से भरी बाल्टियाँ भी हमारे आग बुझाने का बहुत बड़ा काम करती हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सचल अग्निशमक और आंतरिक अग्नि हाइड्रेंट, जलाशय में गीली राइजर सिस्टम और स्वयं छिड़काव सिस्टम। पहाड़ों पर लगी नोजलों के शीर्ष पर फ्यूजिबल प्लग लगाए जाते हैं जो अग्नि के लिए एक निश्चित तापमान ग्रहण करने पर स्वयं पिघल जाते हैं और पानी बाहर आने लगता है। आग लगने पर सबसे निकट का प्लग अग्नि ताप पर पिघल जाता है और नोजल से पानी तेज बौछार के रूप में निकलकर आग पर गिरता है, उसे बुझा देता है। ये कुछ सिस्टम दिखा रखे हैं उन्होंने। स्वयं छिड़काव सिस्टम अन्य औद्योगिक आग को बुझाने में भी संतोषजनक रहती है। इस सिस्टम में सभी तलों पर प्रत्येक कक्ष की पाइप का जाल बिछाना पड़ता है और जिनमें से हर समय पानी उच्च दाब पर भरा रहता है। ये महंगी है। हमें क्या करना है कि बहुत सी जगहों पर हम फायर फाइटिंग के लिए पानी का एक टैंक भर कर रखें ताकि आग लगने पर उस पानी से आग को बुझाया जा सके। तो स्टूडेंट ये हमारा एक किसी बिल्डिंग में अगर आग लगती है तो आग से बचाव के उपाय और अगर आग लग गई है तो सब कैसे निपटें, ये सब चीज़ मैंने इसमें आपको बताई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बिल्डिंग का पार्ट है और आपके सिलेबस में अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कहीं ना कहीं आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमारा एक ही लेक्चर है जो मैंने अभी आपसे जूम मीटिंग भी ली और जूम मीटिंग कहीं ना कहीं प्रॉपर सिग्नल न होने की वजह से जो डिस्कनेक्ट हो गई, इसलिए मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साइट पर डालना पड़ा। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कोई जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेक्चर है वो लेक्चर उस दिन पे आपकी वीडियो के रूप में ज़रूर मैं आपकी ग्रुप में सेंड करता रहूँगा। थैंक यू क्लास।